हिमाचल संपूर्ण ज्ञान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। फ्रेंड्स, प्रीवियस कोई भी पेपर आप उठाइए, प्री चाहे मेंस, आपको इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक HPS, तहसील वेलफेयर, EONT, कोऑपरेटिव बैंक, तब आप क्या करिए, ये है HPGK हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, नोट्स, MCQs, टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। सारी जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करते ही मिल जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन वेलफेयर स्कीम्स का। पिछले जितनी भी 10-15 सालों की स्कीम्स रहेंगी वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और उन स्कीम से महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ वो सब कुछ हम ब्रीफली नोट्स में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आज का टॉपिक हम डिस्कस यहाँ से करेंगे। फ्रेंड्स, विश्व के प्रत्येक देश में महिलाओं की पवित्रता तथा श्रेष्ठता को परिरक्षित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण के पीछे प्रकृति के नियम की पालना का संदेश मिलता है। प्रकृति का नियम जनसंख्या की बढ़ोतरी को इंगित करता है तथा इसकी सहायता व पूर्ति के लिए महिलाओं का विशेष योगदान है। अतः पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को संरक्षित करने तथा उनकी पवित्रता को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई समाज विशेष नियम बनाता है तो इस प्रकृति के नियम का संरक्षण ही माना जाएगा। ये वर्ड्स हैं स्वामी विवेकानंद जी के। फ्रेंड्स, आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, भारत सरीखे समाज जिसका आधार हज़ारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जहां महिलाओं की स्थिति का निर्धारण अनेक कारक करते हैं। एक लंबे समय से भारत ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी महिलाओं को कई प्रकार के शोषण तथा अवमानना का शिकार होना पड़ा है। भारतीय समाज भी एक पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, जहां महिलाओं को भोग विलास की वस्तु माना जाता रहा है। उनका शोषण होता रहा तथा पुरुषों की अपेक्षा कम सुविधाएं देकर समानता के अधिकार से वंचित रखा गया। महिलाओं का उचित स्थान घर की चार दीवारी, खाना तथा बच्चों का जन्म व उनका पालन पोषण माना गया। यद्यपि भारत में महिलाओं की स्थिति व अधिकारों में मूलभूत परिवर्तन आया है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार देकर उनको पुरुषों के समान रखा तथा लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को नकार कर प्रगति का मार्ग यहाँ पर दिखाया। फ्रेंड्स, महिलाओं की सही स्थिति के आंकलन के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के प्राचीन काल में स्थान व स्थिति का अध्ययन किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लेखक पॉइंट लिखता है कि महिलाओं के प्राचीन काल में स्थान व स्थिति का अध्ययन किया जाए महिलाओं के ऊपर। देखते हैं क्या आगे निकल कर आता है। प्राचीन काल के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति जो थी वो श्रेष्ठ थी, यानी कि अच्छी थी। ऋग्वेद तथा उपनिषदों में महिलाओं की उच्च स्थिति का वर्णन किया गया है। प्राचीन समाज में उन्हें संपूर्ण आज़ादी थी तथा सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक सभी प्रकार के अधिकार उपलब्ध थे। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। पत्नी की अनुपस्थिति में किसी भी पति को धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। सृष्टि के प्रथम मानव मनु के अनुसार यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। फ्रेंड्स, आगे लेखक लिखते हैं, भारत पर विदेशी आक्रमण के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों की जो सत्ता आई, स्थापना से नारी की स्थिति लगातार गिरती गई। क्लियर? मध्य युग यानी कि मिड युग की यहाँ पर बात हुई है। भारत से पूर्व आधुनिक काल तक नारी की स्थिति लगातार गिरती रही। मध्य युग में भारत में पूर्व आधुनिक काल तक नारी की स्थिति के गिरने को प्रमुख कारण सामाजिक संस्थाओं का विघटन, यानी कि उनको विघटन, यानी कि कई टफ हिंदी के वर्ड्स रहते हैं, विघटन होता है, उसको कम कर दिया गया, ठीक है, उसको बर्बाद कर दिया गया। पारंपरिक राजनीतिक सत्ता का ह्रास, आर्थिक कमजोरी, जीवन के अपरिभाषित नियम, कड़ी सामाजिक रूढ़ियाँ तथा
पुरुष समाज द्वारा बाहरी समाज से नकल की गई। दोस्तों, नारी का लगातार ह्रास यहाँ पर होता रहा। मुस्लिम समाज की भी यहाँ पर लेखक बात करते हैं। मुस्लिम समाज की पर्दा तथा नारी का उत्पीड़न तत्कालिक कारण थे। दोस्तों, यहाँ पर पर्दा का यूज़ किया गया है, बुर्कों का यूज़ किया गया है। मुस्लिम समाज की पर्दा प्रथा तथा नारी का उत्पीड़न तत्कालिक कारण थे, जिनसे प्रभावित होकर पुरुष प्रधान समाज ने नारी पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अशिक्षा, बाल विवाह तथा सती प्रथा ने नारी को निम्नतर स्तर पर लाकर रख दिया। लड़कियों की व्यापक शिक्षा का अंत हो गया तथा उनकी विवाह की आयु निश्चित कर सती प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया। फ्रेंड्स, हिंदू समाज में नारी की स्थिति दयनीय थी तथा उनको पुनर्विवाह की आज़ादी भी नहीं थी। ऐसी नारियां अपना जीवन अति कठिन परिस्थितियों में निर्वहन कर रही थी। प्राचीन हिंदू समाज में लड़कियों को अपना वर चुनने तथा पति की मृत्यु के उपरांत पुनर्विवाह करने का पूर्ण अधिकार था, लेकिन शनैः शनैः विधवा पुनर्विवाह पर यानी कि रोक लग गई। फ्रेंड्स, विधवा पुनर्विवाह को नीच कर्म तथा व्यभिचार की संज्ञा दी गई। सती प्रथा का कठोरतम ढंग से पालन किया जाता था। निस्संदेह है, इस प्रथा को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन समाज में प्रचलित अन्य कई सामाजिक प्रथाएं भी प्रचलित थी। पति की मृत्यु के उपरांत औरत को किसी भी सांसारिक सुख को भोगने की इजाज़त व आज़ादी नहीं थी तथा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वो एक दास या पशु हो। जी हाँ दोस्तों, पशु वर्ड लेखक यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपको क्लियर करना है। इतनी बुरी हालत हो गई थी 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है। पहले भी थी, लेकिन प्राचीन की भी यहाँ पर लेखक ने बात की तो एज़ कंपैरिजन प्राचीन में थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश यहाँ पर आते हैं, तब अंग्रेज़ों का शासन होता है, तब यहाँ पर और ज़्यादा नारियों का बुरा हाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिक्स रहा, वो कुछ टाइम तक रहा, क्योंकि अंग्रेज़ जैसे यहाँ पर आए उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, सती प्रथा जैसे नियम लेकर आए और उन्होंने एक अच्छे काम भी किए। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, उसके जीवन को कई प्रकार के बंधनों से जकड़ दिया गया, अतः घोर शर्मिंदगी तथा निराश जीवन की अपेक्षा वह पति की चिता के साथ जलना अधिक सुगम महसूस करती थी। सती प्रथा की यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए मध्यकालीन युग में नारी का जीवन इतना पीड़ादायक तथा कलंकित बना दिया गया था। ज्ञान की कमी के कारण अंधकार पूर्ण जीवन उसकी नियति हो गई थी। इस काल में सामाजिक बंधन, रूढ़ियों तथा नियम नारी समाज के विरुद्ध इतने कठोर बना दिए गए थे कि वह परतंत्रता व दासपूर्णता जीवन जीने के लिए बाध्य थी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जैसे अधिकार उससे कोसों दूर हो गए थे। क्लियर। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन का दौर चला। इस समय किसी बाहरी आक्रमण का खतरा न होकर समाज में स्थायित्व आने से महिलाओं की स्थिति और न गिरकर एक सामान्य स्तर पर आ गई। अंग्रेजों के भारत आगमन से समाज में एक परिवर्तन की लहर चली। सामाजिक पुनरुत्थान के आंदोलन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने इस लहर को एक नई दिशा दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान, जस्टिस रानाडे सरीखे समाज सुधारकों ने समाज में प्रचलित रूढ़िवादी व अमानवीय प्रथाओं की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाए तथा नारी शिक्षा व पुनर्विवाह के लिए पहल की। सती प्रथा उन्मूलन हेतु कई कानून पास किए गए। इस समय देश की सुप्रसिद्ध महिलाओं ने आज़ादी के आंदोलन में दस्तक दी, जिनमें से प्रमुख थी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, भीकाजी कामा, JSN गुप्ता इत्यादि। इन नायकों के राष्ट्र पटल पर पर्दा से सामान्य भारतीय नारी के अंतर्गमन में नई स्फूर्ति व जागरूकता आनी शुरू हुई।
तो ये महान पुरुष थे जिनकी वजह से महिलाएं अब आंदोलन में भाग भी लेने लगी, बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी और बहुत ज़्यादा योगदान भारत की आज़ादी में महिलाओं का भी है। फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो होती है सेक्स रेशो, जो आपको आंकड़े मेंस में लिखने होते हैं, जो आपको डायरेक्ट प्री में पूछे जाते हैं। भारत में औसतन लिंगानुपात महिलाओं के विपरीत रहा। कई दशकों से प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की गणना उत्साहवर्धक नहीं रही है। अखिल भारतीय स्तर पर 1991 की गणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 929 थी, जो 1981 की गणना के हिसाब से 7% कम थी। 2001 की गणना के अनुसार 6 अंक बढ़कर 933 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 7 अंक बढ़कर 940 तक पहुंच गई। राज्यवार लिंग आधारित गणना के अनुसार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप समूह का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से अधिक था। हिमाचल प्रदेश में 1941 के उपरांत लगातार लिंगानुपात में बढ़ोतरी हो रही है। ये अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से अधिक रहा है, जो 1991 में प्रति हजार पुरुषों पर 976 महिलाओं का था। 1981 में जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 37.92 से बढ़कर 1991 में 52.13% हो गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह साक्षरता दर 1981 में 29.75 तथा 1991 में 39.42 थी। फ्रेंड्स, 1991 की जनगणना के अनुसार जिलावार लिंगानुपात में काफ़ी भिन्नता पाई गई। जहां एक और लाहौल स्पीति में यह 717 थी, वहां जिला हमीरपुर में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 11 यानी कि 1105 थी। ऐसे ज़िले जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी उनमें शामिल थे हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी व बिलासपुर। पिछले 3 दशकों में 1981 से 2011 के बीच हिमाचल में साक्षरता दर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वर्ष 2001 में हिमाचल में महिलाओं की साक्षरता दर 67.04 थी तथा अखिल भारतीय स्तर पर यह मात्र 54.16 थी। 2011 में ये प्रदेश में बढ़कर 76.60% हो गई तथा राष्ट्रीय स्तर पर 65.46 हो गई। प्रदेश और राष्ट्रीय आय के बीच 11% का अंतर हिमाचल प्रदेश के बदलते सामाजिक परिदृश्य को इंगित करता है। फ्रेंड्स, तो आज हमने डिस्कस किया है वुमेन एम्पावरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने भारतीय नारी की स्थिति को देखा। प्राचीन काल में कैसी थी, मध्यकालीन में कैसी हुई, 17-18 का जो एक काल था उसमें किस तरह से नारी की स्थिति थी, अंग्रेज ब्रिटिश शासन जब होता है तब किस तरह से हालात थोड़े से सामान्य होकर सुधरने भी लगे, क्योंकि अब महिलाएं आंदोलन में भाग लेने लगी थी, अपनी आवाज़ उठाने लगी थी। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के हमने महान पुरुषों के नाम भी देखे। तो ये 3-4 टॉपिक्स रहते हैं जो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ में अगर आप ये चीज़ें लिंग अनुपात, इनकी सेक्स रेशो, अगर आप डिजिट्स वगैरह लिख देते हैं पेपर में, तो आपका इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा पड़ता है जब एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करता है, क्योंकि आपको फुल मार्क्स मिलने के गारंटीड रहती है एज़ कम्पेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स वहाँ पर पेपर लिख रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वुमेन की वेलफेयर स्कीम्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। 3-4 लेक्चर्स इस टॉपिक से आएंगे आपको, जिसमें हम विधानसभा में हिमाचल की महिलाओं का योगदान, संसद में योगदान और आपका लोकसभा में योगदान किस तरह से रहा है, मंत्रिपरिषद में किस तरह से हिमाचल की महिलाओं का योगदान रहा है और कौन कौन सी वो महिलाएं हैं। तो वो सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, की पॉइंट्स आपके पेपर में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस की अपडेशंस, नोटिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।